तो भाइयों, अगर इस वीडियो का आपने टाइटल और थंबनेल देख के प्ले किया है ना, और अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो बहुत ही अच्छा काम किया है। इस वीडियो को प्ले करके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और अगर सच में अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है और पढ़ रहे हो और पढ़ने की आपके मन में है ना, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, ब्रेक मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको दो चीज़ें आपको मिलने वाली है। एक तो 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं सोल्व आउट करवाऊंगा यहाँ पे, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे आप खुद को आईना दिखा पाओगे। आपको खुद को पता ये लग पाएगा कि मेरी कितनी तैयारी है, या मैंने क्या पढ़ा है, या मैंने सिर्फ रटा है या समझा है एग्रीकल्चर को। केवल 10 क्वेश्चन। दूसरी चीज, हर क्वेश्चन में मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, तो एक तो राइट आंसर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो 3 हैं ऑप्शन, उनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे कंप्लीट आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना एग्रीकल्चर के, पूरा रिवीजन होएगा। तो 2 चीज़ें आपको हेल्पफुल होने वाली है इस वीडियो में। पहली चीज़ तो ये कि आपको खुद को अपनी तैयारी का पता लगने वाला है कि मैंने कितना पढ़ा है और कितना आजमाया है, मेरे को मतलब कितना दिमाग में सेट है, कितना मैंने इससे लिया है। केवल पढ़ा नहीं है, मैंने इससे लिया है, समझा है मैंने, वो चीज़। दूसरी चीज़, आपने एग्रीकल्चर इतने दिन पढ़ी नहीं पढ़ी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो ना, कंप्लीट जो बेसिक चीज़ें हैं ना, महत्वपूर्ण पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ केवल 10 क्वेश्चन के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम खराब किए सारे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी भाई देख रहे हैं वीडियो, वो जो 10 क्वेश्चन मैं सोल्व आउट करवाऊंगा, उनके राइट आंसर जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन, लिखूंगा यहाँ पे 4 ऑप्शन, तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन मिले उनके आंसर कमेंट सेक्शन में आप देते रहें, जिससे कि आपको पता, मेरे को पता रहे। देखो, आपका ईमान आपके पास है, मेरा ईमान मेरे पास है। आप देख के भी कर सकते हो, या फिर ऊपर जो कमेंट्स और मिलेगी उनमें देख के भी आंसर दे सकते हो। बट जो रियल है, जो वास्तविकता है, उससे आपको, मेरे को ऐसे लगता है कि सच्चाई आपके सामने होनी चाहिए कि मेरा किस लेवल में, किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरी तैयारी कितनी है, या मेरे को कितना टाइम देना है। जो मेन सब्जेक्ट है भाई, आप एग्रीकल्चर से हो, इस वीडियो को प्ले कर लियो, तो ऐसा तो है नहीं एग्रीकल्चर आपके ऑप्शनल है, एग्रीकल्चर आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि मेरी मेन सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है, या मैंने रटाई है, या फिर ऐसे पढ़ाई है किताबों में, या मेरे को आता भी है। तो आपका ईमान आपके पास है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ईमानदारी से, सिर्फ 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होएगा, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। बस मैं बता रहा हूँ आपको कि जो 10 क्वेश्चन है ना, तो हर जितने व्यूज़ होना चाहिए ना, उतना हर बंदा 10 के 10 आंसर दे के ही जाएगा कमेंट सेक्शन में, उससे पता लगेगा, ठीक है। और रिवाइज जो साथ के साथ हो रहा है वो आपका प्लस पॉइंट है। बाकी बहुत मेहनत से किसी टेस्ट सीरीज से उठा के नहीं दिए हैं, पूरे एग्रीकल्चर को एक जगह करके वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, सारे के सारे आंसर दे के जाओगे। तो देखो, गर्मी बहुत है और इस बोर्ड पे 4 ऑप्शन लिखूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरे पास जो पेन कॉपी पे लिखे हुए हैं नोटबुक पे, वो मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। जिसको भी आंसर आता है कमेंट सेक्शन में देगा, फिर मैं आगे डिस्कस करूँगा उसके बारे में, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो क्वेश्चन कि फसल बुआई के लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जहाँ तक है सही दिख रहा होगा आपको, मैंने कोशिश की। अब देखो, वो प्रोजेक्टर वाला बोर्ड है नहीं, अपना इंस्टीट्यूट वगैरह है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जितना मेरे को टाइम मिलता है मेरी स्टडी के अलावा, मैं ये हेल्प करता हूँ कि जो मेरे भाई बहन हैं उनको थोड़ा हेल्प हो सके, या वो पढ़ सके, या गाइडेंस मिल सके। जो गलतियाँ मैंने की थी वो आप ना करो, या जो आगे का रास्ता है वो मैं आपको कुछ ना कुछ जो मैं अच्छा है मेरे लिए या आपके लिए जो मेरे पास है वो दे सकूँ, बस इसीलिए है। बाकी थोड़ी सी असुविधा हो सकती है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें कि फसल बुआई के लिए, कटाई के लिए एवं सिंचाई समय का व गहराई निर्धारण के लिए किस मौसम पूर्वानुमान का प्रयोग किया जाता है। फसल बुआई के लिए, फसल कटाई के लिए। दोबारा से देखना, एक चीज़ मैं बता दूं, कभी भी एग्जाम में आप जब बैठे हो ना, कोई सा भी छोटा एग्जाम हो 0 लेवल का या बहुत बड़ा एओ का हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, उसको तो 2-3 बार पढ़ोगे, प्लस इंग्लिश में भी देखोगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखना, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने को इंग्लिश में मालूम होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। तो दोनों को देखोगे, टाइम बचेगा। जल्दीबाजी नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग कहीं पर भी नहीं करनी है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सही से देके आना है। तो 2 बार पढ़ना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, और हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्या पूछ रहा है और क्या आंसर देना है। तो दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है वीडियो में, बाकी करेंगे आराम से सारा कुछ। फसल बुआई के लिए, जो आपकी क्रॉप है उसकी सोइंग के लिए, फसल बुआई के लिए, उसकी कटाई के लिए, और उसमें सिंचाई का समय और उसकी गहराई निर्धारण के लिए किस मौसम पूर्वानुमान का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान, जिसको बोलते हैं शॉर्ट डे, ठीक है। सेकंड
दिख रहा होगा मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, और जो थर्ड जो है वो दिख रहा होगा दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान, दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। जो फर्स्ट वाला है जिसको बोलते हैं लघु, उसको बोलते हैं शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट वाला, मीडियम और लॉन्ग, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज, NOT, नोट। तो जिसको पहले क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ देगा आंसर, ठीक है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर देता हूँ मैं, देख लो। दोबारा से मैं बोलता हूँ कि फसल बुआई के लिए, फसल की कटाई के लिए एवं सिंचाई का समय व गहराई निर्धारण के लिए किस मौसम पूर्वानुमान का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन बी मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, और ऑप्शन सी दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान, और डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है कर दिया होगा सबने, अब मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो अपना है बी, मध्यम अवधि या जो मीडियम है वो केस है, वो सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान इसलिए है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपना कि फसल की सिंचाई निर्धारण के लिए, फसल की बुआई के लिए और फसल की कटाई के लिए। तो देखो मध्यम अवधि जो मौसम पूर्वानुमान होता है, पहले बात करें मौसम पूर्वानुमान की, जो वेदर का है मौसम पूर्वानुमान है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, लघु, मध्यम और दीर्घ, शॉर्ट डे, ठीक है, मिड वाला और लॉन्ग वाला। तो जो लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान होता है उसकी अवधि कितनी होती है? अप टू 72 आवर्स, मतलब 0 से 3 दिन, 0 से 3 दिन तक होती है लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान वाला। मध्यम अवधि जो होता है वो कितना होता है? 4 से 10 दिन। और जो दीर्घ वाला होता है वो कितना होता है? 10 से अधिक, 1 महीने तक भी हो सकता है कि 1 महीने आगे मौसम का अपन कर रहे हैं कि एवरेज क्या रहेगा मौसम, आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है, गेस कर रहे हैं। तो जो लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान है वो रहता है अप टू 72 आवर्स, 3 दिन तक, 0 से 3 दिन। अब मध्यम वाला है 4 से 10 दिन। एक चीज़ आपने देखी होगी, ऊपर मैंने पूछा है कि फसल की बुआई के लिए, फसल की बुआई कर रहे हैं, किसी फसल की बुआई, तो मौसम पूर्वानुमान क्यों देखते हैं अपन? कि इसलिए देख रहे हैं कि यार मैं फसल की बुआई कर रहा हूँ, अगले 4 से 10 दिन में कोई बरसात का माहौल रहेगा, आ सकती है या नहीं आ सकती है, उस हिसाब से मैं बुआई करूँ, उस फसल की बुआई करूँ, कितनी आ सकती है, इसलिए मौसम पूर्वानुमान का प्रयोग कर रहे हैं अधिक उत्पादन लेने के लिए, अच्छी फसल हो इसलिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने की फसल की कटाई के लिए, अपन फसल को काट रहे हैं तो उससे पहले भी अपने को पता होना चाहिए यार मैं फसल काट दिया, कल बारिश आ गई तो मौसम पूर्वानुमान देखूंगा मैं। लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान अगर मैंने देखा फसल कटाई के लिए तो 0 से 3 दिन तक कोई बरसात नहीं थी, पर 3 दिन में मेरी फसल भी नहीं सूख रही, वो वापस गीली हो जाएगी कटी कटाई, तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे को कौन सा यूज करना है? मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान में देखूंगा कि 4 से 10 दिन तक कोई बरसात का सीन नहीं है या बरसात आनी है, तो उस हिसाब से काम करूंगा मैं। फिर आता है सिंचाई का समय और उसकी गहराई का निर्धारण, मेरे को कितनी सिंचाई करनी है और कितनी गहराई तक करनी है, 5 सेमी गहराई तक करनी है, 3 सेमी गहराई तक पानी देना है, वो भी इसी से होगा, क्योंकि 4 से 10 दिन तक मृदा में पानी रह सकता है। बात करें लघु अवधि किस में काम में आएगा फिर, कि आपने सर मध्यम अवधि का तो बता दिया, पर जो शॉर्ट डे वाला है वो किस में यूज़ करेंगे? एक चीज़, खड़ी फसल में या कहीं पे भी आपने देखा होगा कीटनाशी और खरपतवारनाशी जो है, हेर्बिसाइड जो है, उनका अगर अपन छिड़काव करते हैं तो दुकान वाला अपने को एक चीज़ बोलता है कि मौसम खुला होना चाहिए, धूप वाला होना चाहिए, ज़्यादा काम करेगा। कोई फसल है, ठीक है, आपके सब्जी लगी हुई है, आप वहाँ पे आके उसमें खरपतवारनाशी का छिड़काव कर रहे हो, और लघु कितना है? अप टू 72 आवर्स आपने छिड़काव किया, तब से लेके 3 दिन तक का आपने लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान देखा, उसमें साफ साफ था कि बरसात के कोई चांस नहीं है। तो महंगी दवाई है, ठीक है, कोई महंगा शाकनाशी है, महंगा हर्बिसाइड है, आपने स्प्रे कर दिया, सही से यूज हो पाएगा, उसका धूप वगैरह रहेगी। और आपने देखा कि लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान कि कल बरसात के पूरे आसार दिखा रहे हैं, जो WMO है, जो मौसम पूर्वानुमान देने वाली संस्थाएं हैं, वो पूरे बरसात का मौसम का वो दिखा रही है कि हो सकती है 0 से 3 दिन में। तो बहुत महंगी वाली आपके पास स्प्रे पड़ी है, कोई सी भी है, खरपतवारनाशी है या कीटनाशी है या रोगनाशी जो भी है, तो आप वो नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? आपने वो किया और ही 72 घंटे के अंदर या बरसात आ गई तो वो पूरा नष्ट हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो जो लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान है उसका खेती के अंदर यूज होता है, किसमें? कीटनाशी और शाकनाशी छिड़काव में। मध्यम अवधि का मैंने बता ही दिया, फसल की बुआई, कटाई, सिंचाई निर्धारण। अब रहता है दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। दीर्घ अवधि का किसमें यूज होएगा? 10 दिन से अधिक, मतलब महीने भर तक फसल की जो कौन सी फसल बोनी है उसके निर्धारण के लिए। ये तो बात हो गई मौसम पूर्वानुमान की। अब ये 3 प्रकार के हो गए, ठीक है, मैंने इनकी ड्यूरेशन भी बता दी कितनी थी है। फिर बात आती है अपने पास सबसे ज़्यादा सफल होने वाला कौन सा है? लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान।
सबसे ज़्यादा सफल होने वाला मौसम अवधि पूर्वानुमान लघु मौसम है। और लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आईसीआर में, ये दोनों क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा सफल होने वाला। देखो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, एग्जाम में आजकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं जो अपनी दैनिक जीवन से रिलेट करके, जो अपने खेती में काम आता है ना, वो क्वेश्चन अपने दैनिक दिनचर्या से जोड़ के जो क्वेश्चन है ना, वो ही ज़्यादा आते हैं। सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम आने लग गए पहले के बजाय। प्रेजेंट में अगर आप पुराने पेपर वगैरह देखोगे RSM में भी, किसी का भी, तो लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान 0 से 3 दिन है, सबसे ज़्यादा सफल होने वाला है। और कीटनाशी और खरपतवारनाशी छिड़काव में इसका प्रयोग किया जाता है, ये इसको देखा जाता है। लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान संस्थान नई दिल्ली में है। क्लियर यहाँ तक? आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो आपने सुना होगा WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन जिसको बोलते हैं, विश्व मौसम संगठन। ये कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा, गर्मी बहुत है आज और लाइट भी नहीं आ रही जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है WMO, याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। WMO क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनिज्म, विश्व मौसम संगठन, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और एक होता है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट या भारतीय मौसम विभाग, पुणे महाराष्ट्र। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा समझाने का ज़्यादा था तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, बट ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र, IMD, WMO, जिनेवा स्विट्जरलैंड, लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान नई दिल्ली, सबसे ज़्यादा सफल होने वाला लघु अवधि। ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चंस में, इसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। बाकी वीडियो को कोई स्किप मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपके। आगे जो क्वेश्चन है ना पूरा रिवाइज कराऊंगा मैं, एग्रोनॉमी भी हो जाएगी उसमें, हॉर्टी भी हो जाएगी और एनिमल हस्बेंड्री भी हो जाएगी। और समझ में आ रहा ना तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। और जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है 11, 12, JET, ICR, BHU सुपरवाइजर, BSc, AOW, कोई सी भी एग्ज़ाम का, उसको शेयर कर देना। आपकी सिर्फ 1 सेकंड लगेगी शेयर करने में तो, और मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, पसीने में, मेरे भाइयों के काम में आ रही है, वो देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो आगे मेरे को मोटिव मिलता है कि यार और इनकी हेल्प करें अपन, टाइम अपने काम से टाइम निकाल के आपकी हेल्प करें। ठीक है, कुछ समय से नहीं डाल पा रहा हूँ मैं रेगुलरली, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके 2 सेकंड लगेंगे। लाइक कर देना, कमेंट तो साथ ही साथ आंसर दे रहे हो शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 तो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फसलों की जलमांग व जल हानि को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। फसलों की जलमांग व जल हानि को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है टेंशियोमीटर, ऑप्शन ए है टेंशियोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर और ऑप्शन डी है लाइसीमीटर। तो राइट आंसर मैंने आपने कर दिया होगा इतनी देर में कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर सब भाइयों ने कि फसलों की जो जलमांग है और जलहानि है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं बता देता हूँ, राइट आंसर डी है इसमें, राइट आंसर डी है लाइसीमीटर। सबने कर दिया होगा, अपना अपना आंसर ड्रॉप। बात कर लेते हैं 3 जो अपने पास ऑप्शन बच गए हैं उनकी। पहला ऑप्शन है टेंशियोमीटर, जिसका यूज किया जाता है मृदा नमी तनाव में, टेंशियोमीटर का मृदा नमी तनाव में। सेकंड जो अपना ऑप्शन था वो था हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर का जो यूज होता है वो होता है पानी का अपेक्षित घनत्व, जो वाटर है आपका उसका पानी का अपेक्षित घनत्व। एक होता है हाइग्रोमीटर जो होता है जलवाष्प का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए, जलवाष्प के लिए, हवा में जो नमी है ना उसके लिए हाइग्रो, यह है हाइड्रो। थर्ड जो अपना ऑप्शन था वो था बैरोमीटर, बैरोमीटर बहुत महत्वपूर्ण है वायु दाब मापने के लिए। बैरो, इसको ऐसे याद रखना, दाबेरो, दाब, वायु दाब के लिए बैरोमीटर, बैरोमीटर, द लगा देना इसके आगे, द बैरोमीटर मतलब दाब मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर आपको, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सही से समझ के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मृदा का औसत स्थूल घनत्व होता है। स्थूल घनत्व, पहली चीज़ तो सोइल डेंसिटी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन को दोबारा से आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा मैं। मृदा का स्थूल घनत्व पूछ रहा है, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। सोइल जो डेंसिटी होती है, मृदा घनत्व, वो 2 प्रकार का होता है, पार्टिकल डेंसिटी और बुल्क डेंसिटी, जिसको बोलते हैं स्थूल घनत्व और कण घनत्व। यहाँ पे बात कर रहे हैं स्थूल घनत्व की, बुल्क डेंसिटी की। तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे 4। फर्स्ट जो आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको 2.65 ग्राम पर सेमी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिख रहा है 1.65। थर्ड जो दिख रहा है 1.33
और फोर्थ जो ऑप्शन दिख रहा है आपको 2.33, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1.33 वाला सी। ठीक है, जो राइट आंसर है सी। सबने लिख दिया होगा अपना अपना आंसर 1.33। ठीक है, अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं, स्थूल घनत्व और कण घनत्व में से जो क्वेश्चन आता है आपका पूरा सोइल साइंस रिवाइज हो जाएगा। सोइल साइंस सबको पता है, वीवी डोकुचेव है, एग्रीकल्चर की ब्रांच है, वीवी डोकुचेव उसके फादर हैं। दो ब्रांचेज होते हुए पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या करते हैं, पेड़ का नाम आ रहा है पेडोलॉजी, मतलब ये अपने को पागल बना रहा है। ठीक है, इसमें पेड़ का कोई रोल ही नहीं, इसमें मृदा बनना, उसका संगठन, उसकी जो भी प्रक्रियाएं हैं, सॉइल जेनेसिस के बारे में। दूसरा है एडेफोलॉजी, इसमें क्या है, मृदा और पादप के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, एक मृदा और पादप, ये ठीक है, ये प्लांट है और ये सोइल है, सरफेस है, इसके बीच में जो संबंध है ना, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जल का है, ठीक है, पोषक तत्व ग्रहण करने का है या जल सोखने का है, जो भी है सारा कुछ रिलेशन है, वो एडेफोलॉजी के अंतर्गत आता है। पेडोलॉजी में क्या आता है, ओनली सोइल का निर्माण, सोइल का कोई कंपाउंड्स है जो, वो सारी चीज़ें आती है, सोइल का रंग, नेचर, प्रकृति, कृत्रिम जो भी प्राकृतिक पदार्थ है, ढलान है, वो सारे आते हैं उसके अंदर। पेडोलॉजी, पेड़ का मतलब आ रहा है ना, इसका मतलब ये समझ लेना, क्वेश्चन गलत करवाना चाहता है कौन, वीवी डोकुचेव अपना क्वेश्चन गलत कराना चाहता है। वीवी डोकुचेव कौन है, सोइल साइंस का फादर है, वो अपना क्वेश्चन गलत करवाना चाहता है। क्या करवाना चाहता है, पेडोलॉजी के अंदर अपना पेड़ों को लिखवाना चाहता है, बट अपना करेंगे नहीं ऐसा। पेडोलॉजी में क्या है, सोइल साइंस के निर्माण के बारे में है, जबकि एडेफोलॉजी में क्या है, पेड़ों के बारे में है। ठीक है, पेड़ और मृदा के बीच में संबंध। तो दो चीज़ होती है, बुल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी। बुल्क डेंसिटी किसको कहते हैं, स्थूल घनत्व। ये कोई खेत है, यहाँ से मैंने कटोरी मृदा की भर ली, वो क्या कहलाएगा, उसका स्थूल घनत्व। क्यों, उसके अंदर मृदा कणों के साथ जो और जो चीज़ें हैं ना, उसके जो पोरोस्पेर्स है, जो रंध्र है ना, उसके अंदर वायु है, उसका भी भार है। ये दूसरी चीज़ है पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व। ये क्या है, केवल मृदा कणों का भार है। तो जो स्थूल घनत्व है वो तो होता है 1.33, और जो कण घनत्व होता है पार्टिकल डेंसिटी वो होता है 2.65। ये दो चीज़ याद रखना। 2.65 ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो बीच में पोरोस्पोर्स थे, जो रंध्र थे, उनसे मृदा निकल गई तो कण पास पास आ गए तो वजन ज़्यादा हो गया। दूसरी चीज़ जो कण घनत्व है, कण घनत्व है, उसको ट्रू डेंसिटी या सत्य घनत्व भी कहते हैं। ट्रू डेंसिटी या सत्य घनत्व समझोगे एक बार। ये चौक क्या है, इसमें मैंने बिल्कुल दबा दबा के चौक भर दी, बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी। और इसका वेट आ रहा है मेरे पास 2.65 ग्राम। ठीक है, 2.65। अब मैंने इसको पूरा चूर्ण करवा दिया, चक्के में पिसवा दिया, फिर डब्बे को भर दिया, तो भी 2.65 ही आएगा, चेंज नहीं होएगा। एक है इसमें ढीली ढीली चौके भरी हुई है, अभी है जैसे, उसका वजन आ रहा है 1.33। तो इसका वजन मैं चेंज कर सकता हूँ, इसमें जगह है तो इसमें हवा की मात्रा में बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं स्थूल घनत्व, जो कि कृषि क्रियाओं के द्वारा चेंज किया जा सकता है, पाटा लगाकर, ट्रैक्टर चलाकर, कार्बनिक खादें डाल के, गोबर की खाद डाल के। स्थूल घनत्व 1.33 है ना, इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, इसलिए इसको स्थूल या बुल्क डेंसिटी बोलते हैं। जब भी ट्रू डेंसिटी या पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व 2.65 ग्राम जो होता है, क्यूब होता है, उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता कोई सी कृषि क्रिया करके। ठीक है, यहाँ तक रहेगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 3 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा, बोरिंग तो नहीं है ना क्लास, बता देना मेरे को। बाकी कितनी हेल्प हुई है, अच्छा लगा भी नहीं है, लगा भी है या नहीं लगा है, क्योंकि मेहनत तो मैंने इस पर बहुत की है, क्वेश्चंस ढूंढे हैं, अच्छे से बनाए हैं, फिर लाइट नहीं आ रही, बहुत दिन से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, आज पता नहीं कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ आगे मन में कि हाँ आपको देखते हैं कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है न्यूट्रिएंट्स वाले से हैं, पोषक तत्व वाले से, कि जनन क्रियाओं का नियमन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आई होप सबको दिखे। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, जितनी सुविधा है उसी हिसाब से काम कर रहे हैं अपन, जो कमियां हैं उनका रोना नहीं रोना अपने पास, जो संसाधन है उनका अच्छे से यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जनन क्रियाओं का नियमन, जनन क्रियाओं का नियमन, पराग कणों का निर्माण में मुख्य उत्तरदायी पोषक तत्व कौन सा है। जनन क्रियाओं के नियमन में और पराग कणों के निर्माण में मुख्य उत्तरदायी पोषक तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी फॉस्फोरस और ऑप्शन ई सल्फर। 5 ऑप्शन दे दिए हैं मैंने। पहला है Mg, दूसरा है बोरोन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है, 5 ऑप्शन हो गए। राइट आंसर क्वेश्चन क्या है, जनन क्रियाओं का निर्माण और पराग कणों का निर्माण कौन से पोषक तत्व के द्वारा। तो आई होप सबने राइट आंसर कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया होगा। राइट आंसर है बी, सेकंड।
अब बात करते हैं और की, जो बोरोन है ना वो किस किस में जरूरी है, जनन क्रियाओं में। अगतिशील पोषक तत्व है कैल्शियम और बोरोन पादपों के अंदर, सॉरी। तो जो ऊपर की चीज़ें हैं ना, जो जनन क्रियाओं में निर्माण, परागकण है, जहाँ पे पुष्प बनता है, परागकण होते हैं, जो टॉप डोमिनेंस वाला भाग है ना, वहाँ पे जो कमी हो रही है ना, तो बोरोन उसके लिए उत्तरदायी होता है। और बोरोन के ही काम है ये जनन क्रिया में नियमन करना, परागकणों का निर्माण करना, ये चीज़ें। बाकी बात करें बोरोन का और क्या क्या यूज है, तो होलो स्टेम, खोखला तना, नींबू के फलों का कठोर होना या फल फटना है, वो सारा बोरोन की कमी से। होलो स्टेम का नाम सुना होगा। अब बात कर लेते हैं आपके बाकी बच रहे हैं जो 4 ऑप्शन, जल्दी जल्दी, टाइम खराब नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट आपका जो बच रहा है मैग्नीशियम, वायर बीच में आ रही है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम सबको पता है किसके लिए उत्तरदायी है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए, सबसे महत्वपूर्ण है क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिवाइज हुआ गया है। बात करते हैं थर्ड आपका जो ऑप्शन है उसकी, तो पोटेशियम किसके लिए, रंध्रों के खुलने बंद होने व कीट व रोगों की प्रतिरोधक क्षमता के लिए। जो स्टोमेटा है, जो रंध्र है पत्तियों के ऊपर, उनके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है पोटेशियम। और जो कीट रोग हैं उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता देता है पोटेशियम। बीज की गुणवत्ता बनाए रखता है पोटेशियम। बात करें फोस्फोरस की, नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो जड़ों का विकास और पादपों की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। जड़ों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है फोस्फोरस, और इसको एनर्जी करेंसी, पादपों की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। बचा सल्फर। सल्फर का सबको पता होगा, मैं बता देता हूँ। तेल का निर्माण और ब्रेसिका कुल जो है तेल के निर्माण में यूजफुल है। जो सरसों वगैरह तिलहनी फसलें हैं जो, और ब्रेसिका कुल की है, उनमें गंध के लिए, जैसे प्याज लहसुन है, उनमें गंध के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ तक 4 क्वेश्चन कैसे लगे, कुछ रिवाइज हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ बताना मेरे को। 5वां क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। बरसीम की फसल में कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, बरसीम की फसल में कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइजोबियम मेलिलोटाई, ऑप्शन बी राइजोबियम जेपोनिकम, ऑप्शन सी राइजोबियम लेग्यूमिनिशोरम, और ऑप्शन डी राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो आई होप सारों ने अपना अपना आंसर ड्रॉप कर दिया होगा। राइट आंसर मैं बता देता हूँ। 5वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका राइट आंसर है डी, राइजोबियम, लास्ट वाला जो है ट्राइफोलाई वो। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखा, राइजोबियम मेलिलोटाई। मेलिलोटाई जो है ऑप्शन ए राइजोबियम मेलिलोटाई रिंजगा और मेथी के लिए है। जैविक उर्वरक किसके लिए है, रिंजगा और मेथी के लिए। सेकंड जो आपका है राइजोबियम जेपोनिकम, वो है सोयाबीन के लिए, राइजोबियम जेपोनिकम। थर्ड जो है राइजोबियम लेग्यूशोरम, वो है चना और मटर के लिए। और जो डी है राइजोबियम ट्राइफोलाई, वो है ही बरसीम के लिए, राइजोबियम ट्राइफोलाई बरसीम। क्वेश्चन नंबर 6 दिख गया होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी सिंचाई विधि की सर्वाधिक खरपतवारनाशी दक्षता होती है। सर्वाधिक खरपतवारनाशी दक्षता होती है, किसकी होती है। फर्टिगल इफिशियंसी है वो गलत लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सी सिंचाई विधि है जिसमें खरपतवारनाशी दक्षता ज़्यादा मिलती है। पर्सन को समझ लेना, ऐसी कौन सी सिंचाई विधि है जिसमें खरपतवारनाशी अगर अपन छिड़काव कर रहे हैं तो जो दक्षता है अपन को इफिशियंसी है वो सर्वाधिक मिलेगी, यूजेबल इफिशियंसी सर्वाधिक मिलेगी। कौन सी विधि है, ऑप्शन देख लो आप स्क्रीन पे, फिर से क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। कितने मिनट का होगा वीडियो अपना, 23। चलो कोई ना, जल्दी सोल्व करते हैं, 30 मिनट के अंदर अंदर कर लेते हैं। आधे घंटे में 10 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। आपको खुद को दर्पण देखने को मिल रहा है कि मेरी कितनी तैयारी है, रिवीजन हो रहा है, तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं है, इतना सा तो करना पड़ेगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी सिंचाई विधि की सर्वाधिक खरपतवारनाशी दक्षता होती है। फर्स्ट है ड्रिफ्ट मेथड, सेकंड है फव्वारा विधि, थर्ड है क्यारी विधि, और डी है सभी। तो खरपतवारनाशी क्या पूछ रहा है ना, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आप लगा दो, मैं बता देता हूँ फिर जल्दी से। 3 बोलूँगा, सब कमेंट सेक्शन में छोड़ देंगे राइट आंसर। तो इसका है बी, फव्वारा विधि। फव्वारा विधि कैसा है वो भी समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ये है मेरी फसल है, ये पौधे हैं, तो ये बीच बीच में ये फव्वारे लगे हुए हैं। मेरे को इन पे देना है खरपतवारनाशी। क्या देना है, खरपतवारनाशी। उर्वरक नहीं देना है। 2 चीज़ें होती है, फर्टिगेशन वाला, ठीक है, एक वो है, और ये वीड वाला है, ठीक है। 2 चीज़ें होती है, हर्बिसाइड बोलते हैं इसको। ये वायर है ना, मेरे पैरों में बार बार आ रहा है, कहीं ट्राइपॉड ना गिर जाए, ठीक है। मैंने क्या समझा रहा था, भूल गया। कौन सी विधि है खरपतवारनाशी की उचित दक्षता देती है, तो वो है फव्वारा विधि। वो कैसे है, ये फव्वारा लगे हुए हैं, बीच बीच में खरपतवार उग गए। मैं खरपतवारनाशी सिलेक्टिव करूँगा, खड़ी फसल में छिड़काव कर रहा हूँ तो सिलेक्टिव करूँगा कि फसल को नुकसान ना पहुँचाए, खरपतवारों को नष्ट कर दें। उसके लिए क्या होएगा, वो कौन सा आएगा, सिलेक्टिव तो आएगा, पर वो आएगा
टच वाला आएगा इनके, मतलब इनके संपर्क वाला आएगा, संपर्क जो चयनात्मक आता है वो चीज़ आएगी। तो क्या करेंगे, खरपतवारनाशी मैंने जो पंप वगैरह था उससे चढ़ा दिया फंवारों के अंदर पाइप में। ये फंवारे में जाके बरसात के रूप में जब हुआ तो सारे जितने पौधे थे खेत में, ऐसे समझो इस फंवारे के नीचे 1000 पौधे आ रहे हैं, पूरे 1000 के पत्तों के ऊपर गिर गया। उनमें से 1000 में से 100 पौधे खरपतवार के आ रहे हैं। तो खरपतवार का पौधा था, उसके पत्तों पे गिर गया, उसके तने पे गिर गया, सारे कुछ गिर गया ना, 2 दिन के अंदर जल के नष्ट हो जाएगा। तो अपना जो खरपतवारनाशी दी है ना उसका पूरा यूज होएगा, फसल को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये सेलेक्टिव है, फसल को कुछ नहीं करेगा, खरपतवार पूरे नष्ट हो जाएंगे। बात करें सैम उर्वरक की, ये ड्रिप मेथड है मेरा, ये पौधा है और इन पौधों के यहाँ पे मेरे पॉइंट हैं ड्रिप के, ये पाइप लगी हुई है और यहाँ पे पानी बूंद बूंद के रूप में जा रहा है। मेरे को देना है उर्वरक देना है, तो मैं इसको घोल के रूप में दूंगा पाइप में, पंप के द्वारा जो आता है आपके हाइड्रो वगैरह जिसको बोलते हैं, उससे मैं इसमें चढ़ा दूंगा। तो जो उर्वरक है ना वो सीधा इनकी जड़ में जाएगा। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे नहीं जाएगा, सीधा इनकी जड़ में जाएगा। तो उर्वरक की दक्षता सबसे अधिक मिलेगी ड्रिप में और खरपतवारनाशी दक्षता है वो सर्वाधिक मिलेगी फंवारे विधि में। ये तो बात हो गई अपने क्वेश्चन की। और बात करते हैं ड्रिप मेथड की, तो ड्रिप में इष्टतम जो दबाव रखते हैं ना वो 1.5 kg दबाव रखते हैं, 1.5, ठीक है। और फंवारे में कितना रखते हैं, ड्रिप में जो दबाव है वो तो मैंने बता दिया 1.5 से 2, ठीक है, 1.5 से 2। और फंवारे का आप बताओगे कितना रखते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं भी बता, ठीक है। फंवारे का आप बताओगे कितना है, मेरे को तो पता है, आप बताना कितना रखते हैं फंवारे के लिए, जो इष्टतम दबाव है वो कितना रखते हैं। ड्रिप विधि की और फंवारा विधि की दोनों की ही जो खोज है वो इजराइल के द्वारा की गई है, इजराइल के द्वारा, ठीक है। सिमचा-विलास नाम सुना होगा आपने। और क्या बोलते हैं, सर्वाधिक जो ड्रिप है अपने भारत के अंदर वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। जयपुर की बात, राजस्थान की बात करें तो जयपुर में है सर्वाधिक ड्रिप। फंवारे की बात करें तो झुंझुनू और हरियाणा में है फंवारे, ठीक है। ये तो बात हो गई अपनी इस क्वेश्चन की। आगे चलते हैं अब क्यारी विधि की। क्यारी विधि ऑप्शन में जो है उसका है सबसे पुरानी है, प्रचलित विधि है क्यारी विधि। 6 क्वेश्चन सोल्व हो गए, टाइम बहुत लग गया समझाने में, रिवाइज करने में, कोई बात नहीं। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी, इतनी मेहनत से बनाई है। तो 7वां क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, सही से नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। निम्न में से कौन सा खरपतवारनाशी अवर्णात्मक शाकनाशी नहीं है। क्वेश्चन को दोबारा देखना, मैं लिख देता हूँ, कौन सा शाकनाशी, क्वेश्चन दोबारा देखना। निम्न में से कौन सा खरपतवारनाशी अवर्णात्मक शाकनाशी नहीं है, अवर्णात्मक शाकनाशी। आगे एक शब्द लिखा हुआ नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना आजकल अपवाद, देखो जो अपवाद वाले क्वेश्चन है ना वो पूछने बंद कर दिए सरकार ने। क्यों? आप अपवाद वाले क्वेश्चन पूछते हैं, आप लगाते हो उस पर रेट, वो क्वेश्चन होता है कैंसिल, सबको मिलता है प्लस पॉइंट और टाइम लग जाता है प्रोसेस में बहुत ज़्यादा। इसलिए अब क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, दैनिक दिनचर्या वाले क्वेश्चन आते हैं, बट लैंग्वेज है ना थोड़ी सी चेंजेबल आती है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ो ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ध्यान से पढ़ना, इसको अंडरलाइन कर लेना। अवर्णात्मक शाकनाशी है नहीं है, कौन सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन है ना, उनमें से नहीं है पूछ रहा है, अवर्णात्मक शाकनाशी नहीं है। समझ गए ना? 4 ऑप्शन में से एक कौन सा मिलेगा और 3 कौन से मिलेंगे, ठीक है। तो देख लो अवर्णात्मक क्या होता है, पता है कि 2 होते हैं, वर्णात्मक और अवर्णात्मक। वर्णात्मक तो जो होता है सिलेक्टिव जिसको बोलते हैं, जैसे खरपतवार के पौधों को ही नष्ट कर रहा है, फसल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अवर्णात्मक अनसिलेक्टिव जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, सभी को आर के पार, ठीक है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, खरपतवार है, फसल है, खत्म, गया, ठीक है, टाटा। तो वो अवर्णात्मक कहाँ पे यूज लेते हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? अवर्णात्मक शाकनाशी नहीं है। अवर्णात्मक शाकनाशी नहीं है मतलब कौन सा है फिर? वर्णात्मक शाकनाशी है। तो 3 तो मिलेंगे इसमें, वो और 1 मिलेगा ये। समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बात को? तो जो ये अवर्णात्मक शाकनाशी वो कहाँ पे, रेल लाइन, रोड के किनारे या कोई बंजर खेत है उसमें से जो कचरा वगैरह हो गया उसको एक साथ नष्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन देख लो, दोबारा से स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला दिख रहा है पैराक्वाट, सेकंड दिख रहा है 2,4-D और थर्ड दिख रहा है डाइक्वाट। थर्ड दिख रहा है डाइक्वाट और डी दिख रहा है कोई नहीं। तो इसमें जो 2,4-D है राइट आंसर वो रहेगा, 2,4-D राइट आंसर है। और ये 2 जो है ना पैराक्वाट और डाइक्वाट, पैराक्वाट और डाइक्वाट जो है वो तो कौन से हैं? अवर्णात्मक शाकनाशी हैं। पैराक्वाट और डाइक्वाट अगर आपने छिड़काव कर दिया ना तो फसल, खरपतवार
जो भी है ना सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का था, अलग लैंग्वेज में था, तो कंफ्यूज नहीं होना। कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ FB और इंस्टा पेज का। FB पेज पे मैं कम एक्टिवेट रहता हूँ, मैसेज वगैरह नया सीन कर पाऊँ, फॉलो तो कर लेना वहाँ जाके, ठीक है। कोई नई अपडेट होगी किसानों को लेके, ज़मींदार परिवार को लेके, एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट की लाइफ को लेके, एग्रीकल्चर फैमिली को लेके, तो आपको मिलती रहेगी। बाकी इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर देना कभी भी कैसे भी, तो जितना हो पाएगा ना मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे दिख गया होगा और 30 मिनट से बाहर गया। 2 क्वेश्चन रहे हैं, जल्दी से कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अब। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा पशु रोग वायरस जनित है? निम्न में से, ये देखो एक चीज़ बता दूँ, क्वेश्चन सोल्व आउट करवा के बताऊँगा। क्वेश्चन देखो दोबारा से स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा पशु रोग वायरस जनित है? निम्न में से कौन सा पशु रोग वायरस जनित है? मैं पूछ रहा हूँ, 4 रोग दूंगा, उनमें से वायरस वाला कौन सा है? ऑप्शन ए एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी FMD जिसको बोलते हैं खुरपका मुंहपका, फूट एंड माउथ डिजीज़, सी है थनैला रोग और डी है दुग्ध जवर या मिल्क फीवर। तो राइट आंसर आपने लिख दिया होगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं बता देता हूँ। 8वें का निम्न में से कौन सा पशु रोग वायरस जनित है? तो FMD जो है, फूट एंड माउथ डिजीज़, FMD खुरपका मुंहपका रोग वायरस जनित रोग है, बी राइट आंसर हो गया। अब बात कर ले 3 ऑप्शनों की, फिर मैं एक चीज़ बताऊंगा इसके बारे में आपको। पहला है एंथ्रेक्स, वो है जीवाणु के द्वारा। एंथ्रेक्स जो फैलता है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है। कैसे याद करना है, क्यों फैलता है, वो चीज़ मैं डिस्कस बात करूंगा अभी, पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। एंथ्रेक्स जीवाणु के द्वारा फैलता है, थनैला जीवाणु के द्वारा, और दुग्ध फीवर जो है वो उपापचय रोग है, जो कैल्शियम की कमी से शरीर में होने से पशु के हो जाता है। अब बात करते हैं पशु रोग और एनिमल हस्बेंड्री में। अगर किसी भी भाई को दिक्कत है, आज तक समझ में नहीं आया ना ट्रिक से, अभी यहाँ पे भी दे दूंगा ट्रिक, दोबारा से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, या फिर एक बार आप चैनल के पेज पे जाओ, वीडियोस और प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओगे, रामबाण क्लासेज पशुपालन विज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, 10 वीडियो है, उसमें से 2 वीडियो एनिमल डिजीज़ के हैं, 40 मिनट का है, एक शायद 36 मिनट का है। उन 2 वीडियोस के बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम में एनिमल डिजीज़ को लेकर, और वो 2 वीडियो देख लिया ना, 101% बोर्ड पे लिख के कह रहा हूँ, आज तक समझ में नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन है ना कौन सा किससे हो रहा है एग्जाम में, बिल्कुल दूर हो जाएगा, एक ट्रिक से समझाएगा, बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में, खुद के सेल्फ नोट्स हैं, तो वो चेकआउट करना एक बार, मेरे कहने से करना एक बार, चाहे आपको आता है ना तो भी एक बार करना, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे सारे। बाकी वो ट्रिक वाला देख रहा होगा स्क्रीन पे, अब देख लो, पशु रोग व रोग कारक। तो इसमें जो पहला दिख रहा है बैक्टीरिया जनित, ये जीवाणु जनित रोग, कौन कौन से इसकी ट्रिक क्या है? एंथ्रेक्स का गला घोटा, फिर लंगड़े थनैला ने। एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ मैं, जो जीवाणु वाले रोग है ना, जीवाणु जनित रोग बैक्टीरिया वाला है, उसका ट्रिक क्या है? एंथ्रेक्स, चौक टूट गई, देखो प्रोजेक्टर वाले ज़माने में चौक से पढ़ा रहे हैं, मार्कर भी नहीं है। एंथ्रेक्स का गला घोटा, फिर लंगड़े थनैला ने, ये लाइन याद रखना। जीवाणु वाले रोग हैं ये, बैक्टीरिया वाले, कौन से? एंथ्रेक्स था, एंथ्रेक्स का गला घोट दिया किसने? एंथ्रेक्स का गला घोटा, फिर लंगड़े थनैला ने, जो लंगड़ा थनैला था ना उसने एंथ्रेक्स का गला घोट दिया, और ये सारे जीवाणु से होते हैं। कौन कौन से? एंथ्रेक्स रोग, गलघोटू रोग, फड़किया रोग, लंगड़ा रोग और थनैला रोग। 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण रोग है जो जीवाणु के द्वारा होते हैं, और इन्हीं में से आता है। देखो क्वेश्चन आता है ना एनिमल डिजीज में, सीधा आता है कौन सा जीवाणु जनित है, कौन सा जीवाणु जनित नहीं है, कौन सा मुख्य रोग है, वो ही आता है, उसी में आपको पटक देता है, वो फटकी मार देते हैं एग्जामिनर। दोबारा से देख लो ट्रिक, एंथ्रेक्स का गला घोटा, फिर लंगड़े थनैला ने। एंथ्रेक्स का मतलब एंथ्रेक्स, गलघोटू जो है HS डिजीज जिसको बोलते हैं वो हो गया, फिर मतलब फड़किया, लंगड़ा मतलब लंगड़ा रोग, थनैला का थनैला हो ही गया। अब आते हैं वायरस जनित, 2 ही रोग है वायरस वाले, वायरस वाले 2 ही है। कौन कौन सा? खुरपका मुंहपका, पशु मर गया, खुरपका, फिर क्या हुआ? खुरपका मुंहपका, ये ट्रिक लिख रहा हूँ मैं, खुरपका मुंहपका और पशु मर गया, पशु मर गया। मैं अभी यहाँ पे दूंगा एक लिखा हुआ पन्ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, खुरपका मुंहपका और पशु
मर गया। पहले खुर पका उसका, फिर मुंह पका और पशु मर गया। इसमें 2 रोग आ गए। पहला तो गया खुर पका मुंह पका और दूसरा गया पशु प्लेग। पशु मरना है, पड़ गया या मर गया। खुर पका मुंह पका और पशु पड़ गया या मर गया। तो पहला तो हो गया FMD, फूट एंड माउथ डिजीज़। दूसरा हो गया पशु प्लेग। ये 2 ही रोग है जो वायरस के द्वारा फैलते हैं। और मेन जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं में 2 में से कंफ्यूज करता है, जीवाणु और वायरस वाले। तो ये चीज़ दोबारा गलत नहीं होनी चाहिए किसी भाई की। थर्ड है प्रोटोजोआ जेनेटिक फीवर, चिचड़ी, ऊँट का सर्रा रोग, और तो वो तो पता ही उपापचय रोगों के अंदर। बात करते हैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से। भेड़ के समूह को कहते हैं, सॉरी 9वां क्वेश्चन ये नहीं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन बी हिसार हरियाणा, ऑप्शन सी मेरठ यूपी और ऑप्शन डी जोधपुर। तो जिसको ये क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, क्या पूछा मैंने? केंद्रीय सेंटर का ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन दे दिए हैं, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। मैं बता देता हूँ राइट आंसर कौन सा है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है जोधपुर के अंदर। बीकानेर, पहला ऑप्शन बीकानेर है। बीकानेर में क्या है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोड़बीड़ बीकानेर, महत्वपूर्ण चीज़ है, नोट आउट कर लेना। हिसार हरियाणा में क्या है? राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। और घोड़ा अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ पे है? हिसार हरियाणा में है। थर्ड जो अपना ऑप्शन है मेरठ यूपी, उसमें क्या है? गो पशु परियोजना निदेशालय। और जो राइट आंसर है अपना डी ऑप्शन जोधपुर। जोधपुर में क्या है अपना? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। ठीक है, स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन देखो। क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम का वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम, किसका वैज्ञानिक नाम है? स्क्रीन पे दिख रहा होगा 10वां क्वेश्चन, क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम। ऑप्शन देखो, पहला है अश्वगंधा, सेकंड है इसबगोल, थर्ड है रतनजोत और डी है सफ़ेद मूसली। तो इसका राइट आंसर भी आपने लिख दिया होगा कि क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम किसका नाम है। मैंने 4 जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसका नाम है? 4 ऑप्शन है, पहला अपना है अश्वगंधा, इसबगोल, रतनजोत और सफ़ेद मूसली। राइट आंसर लिख दो, क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम किसका है। कमेंट सेक्शन में इतने टाइम नहीं लगना चाहिए। राइट आंसर मैं बता देता हूँ इनमें से कौन सा है, डी सफ़ेद मूसली, जिसका कुल क्या है? लिलिएसी। नाम तो क्या है? क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम, फैमिली है लिलिएसी, यूज़ करते हैं इसकी कंदिल जड़ें। बात करें ऑप्शन ए आपका जो दिख रहा है आपको, अश्वगंधा, विथाइना सोमनीफेरा। अश्वगंधा का नाम क्या है? विथाइना सोमनीफेरा है, सोलेनेसी कुल का है अश्वगंधा। सेकंड बात करें इसबगोल, प्लांटेगो ओवेटा। प्लांटेगो ओवेटा इसका नाम है, प्लांटेजिनेसी कुल का है, भूसा इसका काम में लिया जाता है। सी रतनजोत जेट्रोपा कर्कस, जो सी ऑप्शन पे दिखा है रतनजोत, उसका नाम क्या है? जेट्रोपा कर्कस, यूफोरिएसी कुल का है, यूफोरबिएसी कुल का है, और जो जैविक तेल वगैरह बनाने में काम आता है, ऑप्शन डी क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम लिलिएसी, सफ़ेद मूसली का नाम है। तो ये 10 क्वेश्चन सोल्व आउट हो गए होंगे, और मेरी यही कोशिश थी कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करा सकूँ, आपको पता लग सके। तो मेरे को बताना 10 क्वेश्चन कैसे लगे, किस भाई को कितने आए। जिसको 10 के 10 क्वेश्चन आए हैं और जो मैंने बताया सारी चीज़ें याद थी या कुछ हेल्प मिली, सारी चीज़ मेरे को बताओगे। बाकी आप सभी के साथ की, आप सभी के सहयोग की आशा कर रहा हूँ मैं, और आशा क्या, मेरे को पता है, इतनी उम्मीद है मेरे को, विश्वास है मेरे को कि आप करोगे। तो यही है आपका सपोर्ट, यही है। मैंने देखा है कि चैनल के पेज पे अपना देखो सब्सक्राइब इसलिए करने को बोल रहा हूँ मैं, बेल आइकन इसलिए ना भी दबाओ तो चेकआउट करते रहना, क्योंकि मैं अभी नहीं डाल पाया था कुछ दिन से वीडियो, खेत के काम वगैरह, घर पे बिजी थे। अब फ्री हुए हैं थोड़ा मूंगफली लगा के, तो मैं कंटिन्यू जो वीडियो वगैरह डालूँ तो नोटिफिकेशन जाए और आप देखें, आपके लिए यूजफुल हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, बस यही मोटिव है। बाकी कोई अपना ऐसा मोटिव नहीं है कि इससे अपने को कुछ करना है, सिर्फ आप मेरी शौक़ के लिए आपकी हेल्प हो जाए। जो मैंने जो चीज़ें की है, गलतियाँ की है, वो आप ना करो, एक अच्छे लेवल पे आप अपने प्रिपरेशन रखो, आपके सपनों के करीब रहें आप। और मैं यही कामना करता हूँ फिर से हमेशा, और करता रहूँगा कि आप जहाँ पे हो वहाँ से अपने जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं, जो सपने हैं, ठीक है, जो ड्रीम्स हैं, जो आपने सोच रखा है, जो आपके गोल्स हैं, उनकी ओर आप अग्रसर हो और आप जल्द से जल्द उनको पाओ। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है। कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताओगे, मैसेज कर देना, नीचे आईडी दे रहा हूँ, सोशल मीडिया लिंक जो फॉलो कर लेना। और क्या कहना है, इतना पढ़ाते पढ़ाते भूल गए क्या कहना है, कुछ नहीं कहना। आपको कुछ कहना हो तो मेरे को कह देना। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि 70% ऐसे ऑडियंस हैं
ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भाई हैं जो वीडियोस वगैरह देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उससे क्या है कि उनको जो नेक्स्ट वीडियो वो नहीं मिल पाता। कैसे जैसे ये वीडियो तो घूमता हुआ सर्चिंग में आ गया आपके पास, बट मैं और अच्छा मैटर डालूंगा ना, वो नहीं है। और धंधे की तरीके से या कमाई के तरीके से मैं डाल नहीं रहा कुछ भी। जब ऐसे दबाव में आके या प्रेशर में कि मेरे को व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, जब मैं फ्री होता हूँ, जब मेरे खुद के टाइम से टाइम निकाल के जब मेरे को लगता है या कुछ यूनिक चीज़ तैयार करता हूँ इतने टाइम में, तो ही मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ऐसे राह चलती चीज़ें मैं देता भी नहीं। वो तो किताबें बहुत पढ़ी है और यूट्यूब पे कम से कम आपको 2000 लेक्चर मिल जाएंगे ऐसे मोस्ट क्वेश्चंस के। उससे क्या मतलब है? भीड़ में भीड़ का हिस्सा मत बनो, अच्छे से तैयारी करो, पॉजिटिविटी के साथ रहो, सकारात्मकता के साथ तैयारी करो, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करो। जिस चीज़ की कर रहे हो ना, ठोक के मन लगा के तैयारी करो। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक और सब्सक्राइब कर देना। जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टा हो, FB हो, सारी जगह शेयर कर देना। स्कूल कॉलेज सब। थैंक यू।